नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूत और बता दें कि काकेरी ट्रेन एक्शन के महानायक राजेंद्र नाथ लिहाड़ी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि काकोरी ट्रेन एक्शन के वीर नायक महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लिहाड़ी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आपका बलिदान राष्ट्र की अमिट धरोहर है जो हमें सदैव देशभक्ति और पथ दिखाता रहेगा। सीएम योगी का यह संदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करने और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ने के लिए एक प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ से एक खबर है जहां बता दें कि सीएम योगी ने राजेंद्र नाथ लिहाड़ी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दें कि उन्होंने ये जानकारी साझा किया और उसके साथ उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी के लोक भवन में वन महोत्सव और नदियों के पुनरुद्धार से जुड़ने विषयों पर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वन क्षेत्र बढ़ाने और नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए वनों का विस्तार और नदियों का संरक्षण अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन महोत्सव के अवसर पर अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए और यह केवल औपचारिकता न होकर जमीन पर असरदार दिखना चाहिए। इसके साथ ही लखनऊ से एक खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव के अवसर पर बैठक की, जहां अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही बता दें कि पौधारोपण को लेकर उन्होंने जागरूक किया और इसके साथ ही कहा कि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें और इसके साथ ही इसका असर दिखना भी चाहिए। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से एक खबर है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव के अवसर पर बता दें कि बैठक की, जहां उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश और इसके साथ ही बता दें कि अधिकारियों को उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दलित छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से बता दें कि सबद कॉलेजों में पढ़ने वाले SC/ST वर्ग के लगभग 3,500 छात्रों को अब तक बता दें कि स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल सका है, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य संकट में है। मायावती ने कहा कि छात्रवृत्ति का मामला लंबे समय से लटका हुआ है और सरकारी स्तर पर कोई भी ठोस निपटारा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि इससे छात्रों और अभिभावकों को भारी बेचैनी में आक्रोश है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाया कि उन्हीं के प्रयासों से राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द बता दें कि कार्रवाई करें और इस समस्या का समाधान दें। लखनऊ से एक खबर है जहां बता दें कि मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दें कि तमाम जानकारी साझा की और दलित छात्रों की आवाज उठाते हुए बता दें कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार को घेरा, जहां उन्होंने निशाना साधा और इसके साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छात्रवृत्ति की समस्या पर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। बता दें कि राजा महेंद्र विश्वविद्यालय और इसके साथ ही मायावती ने उठाया छात्रवृत्ति का मुद्दा, जहां उन्होंने बता दें कि डबल इंजन की सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किया और इसके साथ ही बता दें कि आवाज उठाते हुए उन्होंने कई सवाल किया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। नहीं हुआ।
बरेली में इंडियन वेटरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित होने जा रहे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर बता दें कि शोधकर्ताओं को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बता दें कि IVRI परिसर और शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक रघुवीर लाल बरेली पहुंचे, जहां बरेली के पुलिस उप महानिरीक्षक ने उनका जोरदार स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के सभी स्तरों पर निगरानी रखी जाएगी और हर गतिविधि पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। बरेली से एक खबर है, जहां बता दें कि बरेली आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही शोधकर्ता को मिलेंगे गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही बता दें कि ADG सुरक्षा और इसके साथ ही बरेली पहुंचे, जहां तैयारियों का जायजा और अधिकारियों से जानकारी भी ली। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दौरे पर आएंगे और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति महोदया की आने की सूचना प्राप्त हुई है और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज इस वक्त यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है। जो कह सकते हैं कि आप जो हमारा मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, जो डायस प्लान है, जो लाइनअप प्रोग्राम है, ये सभी तैयार हो चुका है और इसकी जो स्वीकृति है वो भी प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे पूरे रूट पर जहाँ पर एयरपोर्ट पे माननीय जी का लैंडिंग होगी और उसके बाद जो रूट होगा और जब वो IVRI में आएंगी तो उसको भी हर जगह पर हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे CO साहबान सबकी ड्यूटी लगाई गई है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से माननीय मंडलायुक्त महोदय के आदेश के क्रम में जो हमारे मंडल के अन्य जनपद हैं वहाँ से भी हमने अपर जिलाधिकारी स्तर के और उप जिला मजिस्ट्रेट जो हैं वहाँ के भी अधिकारियों को यहाँ पर बुला लिया है। कानपुर में चल रही ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा के दौरान दूसरे दिन भी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। यात्रा के दौरान दो मंडलों के बीच आपसी कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके साथ ही बता दें कि घटना सभा विधायक अमिताभ वाजपेयी के पंडाल के पास हुई, जहां दोनों मंडल आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और सूचना मिलते ही बादशाही नाका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। कानपुर से खबर है, जहां जगन्नाथ यात्रा में फिर से बवाल देखने को मिला। दो मंडल में आपस में बता दें कि विवाद देखने को मिला, जहां विधायक पंडाल के पास ये झड़प हुई। कई कार्यकर्ता मौके पे घायल हुए। इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पे पहुंची पुलिस पूरे मामले को शांत कराने में जुटी। और इसके साथ ही बता दें कि कानपुर से खबर है, जहां जगन्नाथ यात्रा के दौरान फिर से बवाल देखने को मिला। इसके साथ ही बता दें कि आपस में भिड़ते हुए नजर आए और विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद मारपीट तक पहुंच गया। कानपुर से एक खबर है, जहां बता दें कि जगन्नाथ यात्रा में एक बार फिर से बता दें कि रथ यात्रा में एक बार फिर से कानपुर में विवाद देखने को मिला और इसके साथ ही विधायक पंडाल के पास ये झड़प हुई है। और बता दें कि जगन्नाथ यात्रा में कानपुर में एक बार बवाल देखने को मिला है, जहां बता दें कि दो मंडल आपस में भिड़ गए और इसके साथ ही बता दें कि देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि झड़प और इसके साथ ही मारपीट तक बात पहुंच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। बस्ती जिले में मुहर्रम और आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। DM और SP ने पुरानी बस्ती क्षेत्र स्थित बता दें कि कब्र स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग को इलाके में बता दें कि लटकते और ढीले तारों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि बता दें कि जुलूस और भीड़ के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। SP ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनके सुझाव भी सुने और इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि त्योहारों के दौरान हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बस्ती से ही खबर है, जहां बता दें कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। DM और SP ने बता दें कि निरीक्षण किया, जहां शांति व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए और इसके साथ ही बता दें कि बिजली के ढीले तारों को सुधारने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और इसके साथ ही बता दें कि
तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बता दी कि स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी और इसके साथ ही बता दी कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए ताकि कोई भी दुर्घटना देखने को ना मिले। और इसके साथ ही बस्ती से एक खबर है जहां मुहर्रम को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मुस्तैदी के साथ बता दी कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही कोई भी दुर्घटना ना हो इसके लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि स्थानीय लोगों से अपील की है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चित्रकूट, नोएडा, मुरादाबाद और वाराणसी में भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चित्रकूट में भारी बारिश के कारण बता दें कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का पानी अब रामघाट क्षेत्र की दुकानों तक पहुंच गया है, जिससे व्यापारियों को बता दें कि भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की गई है। और इसके साथ ही नोएडा में भी बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में जलभराव से यातायात बाधित हुआ और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद और वाराणसी में भी लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कई इलाकों में जलभराव और सड़क स्थिति की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन की ओर से सभी जिलों में राहत और सफाई कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई है। और ये 4 तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां एक तस्वीर वाराणसी की है, दूसरी मुरादाबाद की, तीसरी नोएडा, चौथी चित्रकूट की है। और चारों ही जगह पे आप देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही नोएडा में जिस तरह से जलभराव की स्थिति हुई है उसके चलते बता दें कि लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। चित्रकूट में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मुरादाबाद में झमाझम बारिश हो रही है। और इसके साथ ही वाराणसी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां बता दें कि एक और जहां झमाझम बारिश होने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जलभराव की स्थिति से निपटना पड़ रहा है। उनके लिए मुश्किलें हो रही हैं, आवागमन में दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही बता दें कि नोएडा, मुरादाबाद जलभराव से बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें में आप देख सकते हैं। मुरादाबाद में झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है। नोएडा में देख सकते हैं कि किस तरह से रिक्शा चालक जलभराव में भी बता दें कि अपना रिक्शा खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ये 4 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक वाराणसी, दूसरी मुरादाबाद की है, तीसरी नोएडा की है, चौथी चित्रकूट की है, जहां बता दें कि चारों ही जगहों पे एक और जहां झमाझम बारिश का सिलसिला है, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि गर्मी से निजात मिलने के साथ साथ लोगों को जलभराव की स्थिति से बता दें कि मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी ज्यादा भरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर, जलभराव लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जालौन में डाकोर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय बदमाशों के गिरोह से मुठभेड़ की। इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक बदमाश ने बता दी कि मौके पे ही सरेंडर कर दिया और एक अन्य भागने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार यह बदमाश लूट और चुनौती की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और इनकी तलाश कई दिनों से चल रही थी। और इसके साथ ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असले, कारतूस और एक कार भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक जालौन ने टीम को सफल कार्रवाई के लिए सराहा और कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसे ही सख्त अभियान जारी रहेंगे। जालौन से एक खबर है, जहां बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां बता दें कि पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए इस गिरोह का पांडाफोड़ किया। और इसके साथ बता दें कि कई समय से पुलिस लगातार अभियान चलाती हुई नजर आ रही है, जहां मुठभेड़ों के जरिए से बता दें कि बदमाशों की धरपकड़ करी जा रही है उनको। और इसके साथ ही कई बदमाश खुद को सरेंडर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जालौन से एक खबर है, जहां बता दें कि पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ किया और इसके साथ ही मुठभेड़ में बदमाशों को पकड़ा है, जिसके बाद बता दें कि सराहा गया, पुलिस की कार्रवाई को सराहा गया। इसके साथ ही बदमाशों के पास से लूट के कई सामान भी बरामद किए गए। कोतवाली डकोर और असोजी प्रभारी उरई दोनों की संयुक्त टीम एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी इन्हें सूचना मिली कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास ये अपराधी इकट्ठा हैं, जो 4 की संख्या में है। और रात में आज हाईवे के किनारे किसी गांव में ये सशस्त्र
नकबजनी की घटना कारित करेंगे। दो तरफ से इनको गिरफ्तारी के लिए घेरा गया। पुलिस को देखते ही जो गाड़ी का ड्राइवर है वो तो सरेंडर कर गया, दो एक तरफ भागे और दोनों तरफ से घिरने के बाद इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, मल्टीपल राउंड फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी नियंत्रित बल का प्रयोग किया, 2 फायर किया। दोनों अपराधी घायल हो गए, उनको गिरफ्तार किया गया। खबर अमरोहा से है, जहां जिले के नौगाना सादात तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बता दें कि ग्राम बोहरा में ग्राम समाज की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई लेखपाल और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है और इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा मकान बनाए जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने निर्माण कार्य रुकवाते हुए मौके पर बुलडोजर मंगवाया और पूरी बता दें कि संरचना को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही अमरोहा से ये खबर है, जहां लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध कब्जे पर लगातार बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई और अवैध निर्माण को ध्वस्त की कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ अमरोहा में भी ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां राजस्व टीम ने कार्रवाई की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बता दें कि राजस्व विभाग की टीम हरकत में आई, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचा दी है। लड़ौना थाना क्षेत्र के गांव में बना पीपा पुल नदी की तेज धार में बह गया है। यह पुल बांदा जिले के मडौली कला गांव को फतेहपुर के जोड़ता था और ग्रामीणों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग था। बाढ़ जैसे हालात के कारण पुल के कुल बता दें कि 42 पीपे बहकर यमुना पार कर चिल्लापुर गांव की कोठियों में जाकर फंस गए हैं, जिसमें वहां भी खतरा बढ़ गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन की चिंता भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। फतेहपुर से ये खबर है, जहां यमुना में बढ़ा जलस्तर और इसके साथ ही अब काफी ज्यादा पीपा पुल बहा और इसके साथ ही 42 पीपा यमुना में फंसे और बांदा फतेहपुर संपर्क टूटता हुआ नजर आया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फतेहपुर से ये खबर है, जहां लगातार झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही पीपा पुल टूटता हुआ नजर आया, जो कि लोगों के लिए अब काफी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है और इसके साथ ही प्रशासन भी लगातार कार्य में लगी हुई है और इसके साथ ही लोगों को भरोसा भी दिलाया जा रहा है। ललितपुर जिले के जखौरा थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में बता दें कि हरे भरे पेड़ों का अवैध कटान जोनों पर है। वन माफिया खुलेआम हरियाली पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार वन माफिया हाइड्रा मशीन की मदद से भारी भरकम पेड़ों को काटकर और इसके साथ ही बता दें कि ट्रकों में भर रहे हैं और रात के अंधेरे में उन्हें बाहर ले जाया जा रहा है। और रायपुर गांव और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार पेड़ों की कटाई देखी जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी माफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही ललितपुर से खबर है, जहां वन माफिया लगातार पेड़ों की कटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ललितपुर से खबर है, जहां लगातार बता दें कि माफिया पेड़ों की कटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ललितपुर जिले के थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में हरे भरे पेड़ों का अवैध कटान जोनों पर देखने को मिल रहा है। वन माफिया खुलेआम हरियाली कुल्हाड़ी चला रहे हैं और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लकड़ियों की तस्करी की जा रही है, जहां स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बता दें कि वन माफिया हाइड्रा मशीन की मदद से भारी भरकम पेड़ों को काटकर ट्रकों में भर रहे हैं और रात के अंधेरे में उन्हें बाहर ले जाया जा रहा है। रायपुर गाँव और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार पेड़ों की कटाई देखी जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है।
श्रावण मास की आस्था का पर्व कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। शिव भक्तों का जनसैलाब हरिद्वार, गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में उमड़ने वाला है और इसी के साथ प्रशासन की चुनौती भी बड़ी होने वाली है। कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक, मेडिकल से लेकर निगरानी तक हर पहलू पर प्रशासन की पैनी नजर है और इस बार सख्ती का स्तर भी हाई अलर्ट पर है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोले की भक्ति का महीना सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी दिन से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। देश भर में ये मां भगवान भोलेनाथ के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। पश्चिमी यूपी में इसे सबसे बड़े आयोजन के तौर पे देखा जाता है। इस बार महाकुंभ की तर्ज पर आयोजन होगा, जिसको लेकर दिव्य भव्य तैयारियां हो रही हैं। यूपी वेस्ट के अधिकारी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी, जो लगभग 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे देश में सावन माह में बड़े पैमाने पर लोग शिवालयों में दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि व्यापक स्तर पर हर बार प्रबंधन किए जाते हैं। कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के 3 जोन कावड़ यात्रा में ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरठ आता है, उसके बाद बरेली और तीसरे नंबर पर आगरा जोन आता है। एडीजी ने बताया कि अभी तक प्रदेश के सभी जिलों के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हो चुकी है। अब जल्द ही नजदीकी राज्यों के पुलिस महकमे के अफसरों के साथ होगी और जल्द ही कावड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ होगी, ताकि इन अलग अलग राज्यों को जो हमें अपेक्षा है और हमें जो उनसे अपेक्षा है उसको पूरी कर सकें। साथ ही समन्वय के साथ इस पूरी कावड़ यात्रा को सकुशल सफलता पूर्वक पूरा करवा सके। एडीजी मेरठ जोन का कहना है कि इस बार कावड़ यात्रा भी महाकुंभ 2025 की तर्ज पर ही होगी। जिस तरह से वहां तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया था, उस प्रकार कावड़ यात्रा में भी उपयोग होगा। एडीजी का कहना है कि सभी आयोजकों से जिले के पुलिस महकमे के अधिकारियों के द्वारा संपर्क करके जागरूक किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा के दौरान डीजे की लंबाई चौड़ाई मानक के अनुसार रहे, ताकि कोई समस्या ना हो और कोई अप्रिय घटना ना हो। डीजे की हाइट एक बड़ी चुनौती बनी रहती है, क्योंकि पूर्व में कई बड़े हादसे भी हुए हैं। डीजे की हाइट की वजह से कई शिव भक्त अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में पुलिस के अधिकारी लगातार कावड़ लाने वाले समूह से संपर्क कर उन्हें नियम बता रहे हैं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा के चलते कानून को बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इसके साथ ही त्योहारों के चलते सीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बीती शाम बैठक की, ताकि इन त्योहारों में कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह का कोई विवाद सामने न आए। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्वों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सीएम ने कहा कि त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारत ना पनपे और किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना हो जिससे हालात खराब हो। सीएम ने त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा, भड़काऊ नारे, हथियारों का प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ कौशाम्बी, इटावा, औरैया की घटनाओं पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। सीएम ने कहा कि जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश हो रही है, आयोजक लोगों को बेनकाब करे। गौरतलब है कि उत्तराखंड से कावड़ लेकर आने वाले शिव भक्त कावड़िया राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत यूपी वेस्ट के जिलों के लिए जिस मार्ग से गुजरते हैं, उसमें यूपी वेस्ट के मेरठ जोन के जिलों से गुजरना होता है। लाखों शिव भक्त हर दिन आस्था की कावड़ लेकर जाते हैं। शिवरात्रि से पहले के 72 घंटे में तो डाक कावड़ और कावड़ लेकर चलने वाले शिव भक्तों के आस्था से समुद्र की वजह से यूपी वेस्ट की सड़कों पर सिर्फ भगवा ही दिखाई देती है, जहाँ सिर्फ कावड़ यात्री ही होते हैं या होते हैं पुलिस प्रशासन के अलावा सिर्फ उनकी सेवा में लोगों के द्वारा लगे कैंप। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।